आंसर की वाला चक्कर है ना, तो बोलिए नहीं है ना? यस So in today's class, we'll see Krebs cycle. So, okay. So respiration begins with glucose and glucose breakdown into 2-pyruvic acid. Glucose breakdown into 2-pyruvic acid. What is this process called? Glycolysis, splitting of sugar. Glycolysis, it involves 10 steps. Glucose breakdown into pyruvic acid, 2 molecules of pyruvic acid. And during this conversion, glucose into 2-pyruvic acid, there is net gain of 2 ATP. कितने ATP? नेट गेन कितना ATP? 2 ATP है और NADH कितने हैं? 2 NADH2 हैं. This reaction occur in cytoplasm and this process is called glycolysis. EMP pathway भी बोलते हैं. And this pathway glycolysis is common for both aerobic as well as anaerobic respiration. चाहे aerobic respiration हो और anaerobic respiration हो, common step is glycolysis, compulsory. Aerobic or anaerobic, what is common? Glycolysis is common. Now after glycolysis, pyruvic acid in absence of oxygen, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, pyruvic acid in absence of oxygen in presence of yeast, in presence of yeast produces ethanol C2H5OH plus carbon dioxide. C2H5OH मतलब अल्कोहल बनाएगा, ये इथेनॉल बनाएगा. और pyruvic acid in absence of oxygen and in presence of lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria forms lactic acid. Okay. So this is the situation, this is the fate of pyruvic acid in absence of oxygen. ये सब कब हो रहा है? ऑक्सीजन एब्सेंट रहा तो हो रहा है. अगर pyruvic acid को ऑक्सीजन मिल जाए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये करेगा क्रेब्स साइकिल. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा एसिटाइल कोए. एसिटाइल कोए के बाद क्रेब्स साइकिल बनाएगा. क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, एंड फाइनली ETS होगा. So you can see this is in presence of oxygen. In presence of oxygen you can call it as aerobic. कौन सा respiration? Aerobic respiration. अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होगा? एनारोबिक. मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो एरोबिक होगा. अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है एनारोबिक होगा. Whatever may be the type of respiration, aerobic or anaerobic, चाहे aerobic हो या anaerobic हो. What is common step? Glycolysis is common step. यहां पर अब जो फ्लो चार्ट दिख रहा है आपके सामने, इससे क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में. जैसे व्हाट इज द कॉमन स्टेप फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन स्टेप, है ना? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? व्हाट इज द की प्रोडक्ट? पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट.
की प्रोडक्ट बोलते हैं पायरेविक एसिड को। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द फेट्स ऑफ पायरेविक एसिड? वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। व्हाट आर द फेट्स ऑफ पायरेविक एसिड? दैट मीन्स व्हाट हैपन्स टू पायरेविक एसिड after formation of pyruvic acid? What happens to pyruvic acid? It may be converted into ethanol, or it may be converted into lactic acid, or it may undergo Krebs cycle and ETS. समझ नहीं आ रहा आपको? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फेट्स ऑफ पायरेविक एसिड? ऑल दोस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व थ्रू दिस। अब बच्चे क्या करते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? तो पायरेविक एसिड लिखना चाहिए ना। कुछ बच्चे एसिटाइल कोए लिखते हैं, मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, पायरेविक एसिड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और एसिटाइल कोए को क्या बोलने वाले हैं हम? एसिटाइल कोए इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। इट इज द कनेक्टिंग लिंक between glycolysis and Krebs cycle। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है उसका नाम है एसिटाइल कोए। अब बच्चे क्या करते हैं, व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, पायरेविक एसिड बोलते हैं। पायरेविक एसिड क्या बोलना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है ये। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है ये। सो दैट मीन्स पायरेविक एसिड के फेट्स क्या हैं? फेट ऑफ पायरेविक एसिड। फेट, व्हाट इज मीन बाय फेट ऑफ पायरेविक एसिड? फेट ऑफ पायरेविक एसिड बोलते क्या लिखना चाह रहे हैं आप एग्जाम में? फेट ऑफ पायरेविक एसिड मीन्स व्हाट हैपेंस टू पायरेविक एसिड। What happens? You can see here. It may be converted into alcohol, it may be converted into lactic acid, or it may be entering into Krebs cycle. Three possibilities. Three possibilities हैं। पहली पॉसिबिलिटी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरी पॉसिबिलिटी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तीसरी पॉसिबिलिटी है Krebs cycle। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज और देयर आर थ्री फेट्स ऑफ पायरेविक एसिड। थ्री फेट्स ऑफ पायरेविक एसिड, आइदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और Krebs cycle। ओके, अब इन जनरल जो है एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस पूछा है। जनरल टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। लेट्स सी दोस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डू प्लांट्स आल्सो ब्रीथ जस्ट लाइक एनिमल्स? We breathe, right? We take oxygen and liberate carbon dioxide. Whether plants also breathe? तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिखेंगे, plants also breathe. Also breathe. Plants also breathe using stomata and lenticels. Plants have lenticels for gaseous exchange. Lenticels are the lens-shaped openings found on the old stem. Old dicot stem is having a ruptured outermost layer. Old dicot stem is having several openings on the stem. Those openings are called lenticels, helping for gaseous exchange. First point. Second point, whether plants also have specialized respiratory system just like animals, whether plants have respiratory system? Plants are not having any specialized respiratory system. Plants are not having specialized respiratory system.
लंग्स हैं क्या प्लांट्स के अंदर? नहीं है. नॉट हैविंग एनी स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम. प्लांट्स के अंदर स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं है, बट दे हैव वन एडवांटेज. बट प्लांट्स हैव more surface area for gaseous exchange. प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है. every leaf of the plant, every leaf of the tree is in contact with the atmospheric air. every leaf is doing respiration. समझे? अब एनिमल बॉडी जो है, it is having only specialized organ for respiratory system, nose, nostrils, they take air inside. but plants में ऐसा नहीं है. plants का surface area बहुत ज्यादा है. every leaf is doing its own respiration. हर एक लीफ अपना अपना respiration कर रहा है. every leaf is doing respiration. even young stem is also doing respiration. even old stem is also doing respiration. root also doing respiration. leaf, stem, root, they have lower rate of respiration. क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए. चाहिए एनर्जी, बट कंपेयर टू एनिमल्स, एनिमल्स बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं. एनिमल्स दे waste their maximum energy. animals do locomotion. animals are moving from place to place. प्लांट में उतना ज्यादा नीड नहीं है एनर्जी का, बट यूज करते हैं लोअर रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन. एंड नेक्स्ट पॉइंट, germinating seeds. germinating seeds have higher respiratory system, higher respiratory rate. जर्मिनेटिंग सीड्स में बहुत ज्यादा होता है रेस्पिरेशन. ओके, जर्मिनेटिंग सीड में बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन है. एंड रेस्पिरेशन, अगर मैं बात कर रहा हूं सेलुलर रेस्पिरेशन की, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे. एम्फीबॉलिक पाथवे. व्हाट इज मीन बाय एम्फीबॉलिक? एम्फीबॉलिक इज इक्वल टू एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक. एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक. कैटाबॉलिक का मतलब तो सबको पता है. कैटाबॉलिक का मतलब ब्रेकडाउन है. कैटाबॉलिक का मतलब तो ब्रेकडाउन होगा. एनाबॉलिक का मतलब है सिंथेसिस, और कैटाबॉलिक का मतलब है ब्रेकडाउन. And there is very important line in NCERT. several intermediate compounds in respiration having carbon skeleton. सेवेरल इंटरमीडिएट है. लास्ट क्लास में मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया हूं. ग्लाइकोलाइसिस में कितने इंटरमीडिएट्स थे? ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, पीजीएल, डीएचएपी 1,3, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक. सेवेरल इंटरमीडिएट एंड ऑल दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्या है वो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. कार्बन स्केलेटन है. मैं क्या लिख रहा हूं? सेवेरल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स इन रेस्पिरेशन हैविंग कार्बन स्केलेटन कैन बी यूटिलाइज्ड. यूज किया जा सकता है उसको. कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर
बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स, अदर कंपाउंड्स। अगर मैं सिंपल पूछूं आपको, ग्लूकोज क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में, तो आप बोलेंगे ग्लूकोज अंडरगो ब्रेक डाउन एंड फॉर्म 2 पायरेविक एसिड, है ना, ऐसा बोलेंगे सब लोग। ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, 3 कार्बन पायरेविक एसिड और एक पायरेविक एसिड, ये 6 कार्बन था, ब्रेक डाउन हुआ बोलेंगे आप, है ना। सिंथेसिस हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। मैं क्या बोला, अगर ब्रेक डाउन भी हो रहा है, सिंथेसिस भी हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, एम्फीबॉलिक। आपको क्या दिख रहा है यहां पर, ब्रेक डाउन हो रहा है, और मैं क्या बोल रहा हूं, रेस्पिरेशन पूरा का पूरा क्या है, एम्फीबॉलिक है बोल रहा हूं, रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक। आप बोल रहे हैं सर कहां सिंथेसिस कहां हो रहा है, यहां तो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो मैं ये लाइन लिखा, सेवेरल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स इन रेस्पिरेशन। जो भी कंपाउंड आए थे, ग्लूकोज 6 फास्फेट आया था, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, और एनी अदर कंपाउंड, several intermediate compound in respiration having carbon carbon skeleton, they can be utilized for synthesis of other compounds. So this is synthesis. समझ में आ गया, सिंथेसिस है ना ये। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में कंपाउंड है फ्रुक्टोज 1, 6 डाइफॉस्फेट, ठीक है, फ्रुक्टोज 1, 6 डाइफॉस्फेट बोल के कंपाउंड है। क्या होना चाहिए फ्रुक्टोज 1, 6 डाइफॉस्फेट, it should break down into, it should break down or it should cleave into 2 compounds, PgAl DHAP बोले आप। whether it is 100% always occurring like this, हमेशा ऐसे ही होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही नहीं होगा। sometime fructose 1, 6 diphosphate can be used, can be used in some other processes for the synthesis of other compounds, दूसरे कंपाउंड्स की तैयारी में भी जा सकता है, ठीक है। डॉक्टर क्या हमेशा हॉस्पिटल में होना चाहिए, जरूरी नहीं है, हो सकता है कहीं और भी उसकी इमरजेंसी होंगी, वहां पे भी जा सकता है। सेम ऐसे ही ये कंपाउंड ग्लाइकोलाइसिस का है, एज पर रूल ग्लाइकोलाइसिस में रहना चाहिए, बट इट इज नॉट ऑलवेज in glycolysis, it can leave glycolysis, can be used for synthesis of other compounds, ये बताया जा रहा है, इसलिए एम्फीबॉलिक, रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बुक में, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी सिंथेसाइज्ड, कैन यू कैलकुलेट, can you calculate how many ATPs, synthesized in glycolysis? ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है, कैन यू कैलकुलेट net gain of ATP from glycolysis? दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, और एक क्वेश्चन भी है, कैन यू कैलकुलेट net gain of ATP from glycolysis after complete aerobic respiration, after complete aerobic respiration? तीन अलग अलग क्वेश्चन है, और तीनों वही पूछ रहा है ग्लाइकोलाइसिस से कितने एटीपी बन रहे हैं। कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलाइसिस, क्या है आंसर इसका?
इसका आंसर है 4 एटीपीस। ठीक है, जो 4 एटीपीस बोल रहे हैं सही हैं। वो कैसे होते हैं 4 एटीपी समझ लो। ग्लाइकोलाइसिस चल रहा था ग्लूकोज से, सेवरल इंटरमीडिएट, यहां पे फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट आया, उसके बाद यहां पे कंपाउंड आया PGAL, और यहां पे कंपाउंड आया DHAP। नेक्स्ट 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 हियर पायरेविक एसिड इज फॉर्म्ड, है ना। आपको यहां पे बुक में अगर चेक करेंगे तो दिखेगा एक एटीपी यहां पे, एक एटीपी यहां पर दिखेगा, दो ही एटीपी दिखेंगे, दिखने में दो ही दिखेंगे, है ना, दो एटीपी दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली वहां पर कितने एटीपी हैं टोटल? 4 एटीपीज। हाउ 4 एटीपीज? 1 PGAL 2 ATP, 1 PGAL 2 ATP, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट अगेन कन्वर्टेड इनटू PGAL, अगेन फॉर्म 2 ATPs। PGAL से कितने एटीपी? 2। DHAP फिर एक बार PGAL बनेगा तो कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी और हो जाएंगे, तो टोटल 4 एटीपी। कितने एटीपीस बने? ग्रॉस टोटल के बदल में क्या बोल सकता हूं? ग्रॉस एटीपीस कितने बने? 4 एटीपीस। ग्रॉस कितना है? 4 है, लेकिन नेट गेन में अगर आप 4 एटीपी बोले तो गए, आंसर गया आपका। नेट गेन में हम क्या करना चाहिए? सबस्ट्रेट, शॉर्ट में लिखता हूं, हाँ, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन माइनस यूटिलाइज एटीपी। आपको आपके पास जो नोट्स हैं उसमें लिखा है मैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन किसको बोलते हैं? डायरेक्ट एटीपी जो बनते हैं उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन बोलेंगे। तो कितने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हुए? 4 माइनस यूटिलाइज एटीपी कितने हैं यहां पर? ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी यूज होते हैं, एटीपी यूज्ड, यहां पर भी एक एटीपी यूज्ड, चेक कर लेना नोट्स में। ठीक है, तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन टोटल 4 हुए, माइनस यूटिलाइज एटीपी 2 हुए, तो नेट गेन कितना बोलूं मैं? 2 एटीपी बोलूं? नहीं आया समझने? अब नेक्स्ट, कैन यू कैलकुलेट नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस आफ्टर कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन? तो नेट गेन एटीपी कितना है? 2 एटीपी है। क्या आंसर मैं 2 ले लूं इधर? नहीं, यहां पे पूरा बोला है आफ्टर कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन तक जाओ बोल रहा हूं मैं। और अभी अभी जो फ्लो चार्ट लिखकर आ रहे हैं आप, ग्लाइकोलाइसिस के बाद कौन सा प्रोसेस है? ETS, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS है ना। ETS is the process where 1 NADH2 converted into 3 ATP, 1 NADH2 converted into 3 ATPs। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2? ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2, आफ्टर ETS 6 ATP, और नेट गेन ATP 2 ATP, total ATPs 8 ATPs after complete aerobic respiration। आफ्टर कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन बोले तो 8। क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा वो क्या पूछा है, याद रखना। हाउ मेनी एटीपीज आर सिंथेसाइज्ड पूछा है, सिंथेसाइज्ड, टोटल एटीपी कितने सिंथेसाइज हुए, जस्ट सिंथेसाइज पूछ रहा है, समझ गए? क्लियर है ना। और ये क्या है? नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपको पॉकेट मनी मिल गई 1000 रुपीज, पॉकेट मनी मिल गई आपको 1000, और किसी के आपको 200 देना था पहले से, तो पॉकेट मनी कितनी मिली वो तो क्या बोलना आप? पॉकेट मनी कितनी मिली? 1000 ही मिली ना भाई, 800 क्यों बोल रहे हैं?
जितनी मिली उतनी बोलो, 1000 मिली ना। अब बचे कितने, नेट कितना है आपके पास, अब अमाउंट 800 है। ग्रॉस कितना था, मिला कितना था 1000, नेट कितना बचे हुआ है 800। ऐसा है ये क्वेश्चन। ये -2 एटीपी करना था ना। चलो इसका 8 एटीपी थर्ड क्वेश्चन का। आप सोच रहे होंगे वो ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन ऑफ एटीपी 2 एटीपी क्यों बोल रहे हैं, वहीं NADH2 कन्वर्ट कर देंगे। NADH2 को वहीं कन्वर्ट कर देंगे क्या, नहीं, यानी DH2 कन्वर्टेड इनटू एटीपी ओनली आफ्टर ETS, आफ्टर ETS बोलना है इसको। अदरवाइज NADH2 विदाउट ETS इज इक्वल टू NADH2 without ETS 0 ATP, विदाउट ETS 0, विदाउट ETS 0। आप बोलेंगे सर एक ग्लाइकोलाइसिस हो गया, चलो एक ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बने, ठीक है, कितने NADH2 बने, 2 NADH2 बने, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 2 NADH2 इज इक्वल टू 6 ATP ले लूं क्या, नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा। आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा तो मैं लूंगा 6 ATP, अदरवाइज क्वेश्चन इज नॉट गिवन एरोबिक एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिक में ETS होता है क्या, चेक कर लो फ्लो चार्ट। एनारोबिक में ETS है, नहीं है, नहीं है तो 0 ATP। अब एग्जामिनर क्या है यहां पे क्वेश्चन बनाता, find out total ATPs formed from 1 NADH2 in anaerobic respiration। अब वहां पे 3 ATP लगा के आए तो गए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में 0 ATP है वो, बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। समझाने के लिए मैं लास्ट क्लास में बोला था NADH2 इज जस्ट लाइक चेक और ETS इज जस्ट लाइक बैंक। और चेक की वैल्यू कहां होती है, बैंक में। जस्ट जेब में रख के फिरेंगे तो चेक की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो सेम ऐसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन में ETS ही नहीं है, ETS नहीं है, दैट मीन्स 0 ATP। फ्लो चार्ट में देख लेना आप, ETS नहीं है वहां पर, ओके। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ ग्लाइकोलाइसिस से। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आंसर करेंगे हम, डरने का नहीं है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है बोल्ड लेटर्स में, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटीपीज सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, बोला है 4 एटीपीज। कौन बोले वो 8 एटीपीज, जस्ट ग्लाइकोलाइसिस का पूछा है। हाँ ग्लाइकोलाइसिस, अब पॉकेट मनी मिली आपको 1000 रुपीज कैश मिला और एक 1000 का चेक मिला, तो क्या बोला मैं आपको, कितने हैं आपके पास अमाउंट, बोल तो क्या बोलेंगे आप, जस्ट 1000 बोलना, क्या 2000 बोलना, 1000 डिज बोलना ना, जितना पूछे उतना ही बोलना। नीट में एक्सप्लेन करने का नहीं रहता, जितना पूछे उतना आज बोलना रहता, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। नहीं सर हम टोटल करके करते हैं बोले, चलो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। पायरुविक एसिड बन गया, अब एरोबिक में चले जाएंगे हम। कहां जाएंगे, एरोबिक में। एरोबिक कंप्लीट करके आके फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप। अब मैं सीधा कहां लेके जा रहा हूं आपको, एरोबिक में जा रहा हूं। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट फेज ओवर, अब पायरुविक एसिड आ गया इधर, पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, 2 carbon compound. Pyruvic acid is 3 carbon compound, acetyl CoA is 2 carbon compound, and during this conversion 1 carbon dioxide is lost, 1 carbon dioxide is lost, और यहां पे आएगा एक NAD, NAD आके क्या करेगा,
पायरविक एसिड के हाइड्रोजन छीन लेगा, है ना, NaDH2, NaDH2। ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरविक डिहाइड्रोजीनेज, पायरविक डिहाइड्रोजीनेज, पायरविक डिहाइड्रोजीनेज, pyruvic dehydrogenase. What is this reaction called? This reaction is called link reaction. This reaction is called link reaction, also called oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. This reaction pyruvic acid से acetyl CoA को हम लिंक रिएक्शन बोलेंगे, या नहीं तो और एक नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव decarboxylation. Why oxidative decarboxylation? Because two processes are occurring simultaneous. ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, पायरविक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ है। पायरविक एसिड से हाइड्रोजन छीन ले गए हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम पायरविक एसिड, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑकरिंग इन, कहां हो रहा है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री हो चुकी है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हुआ था, साइटोप्लाज्म। Pyruvic acid is formed in cytoplasm, and now pyruvic acid converted into acetyl CoA where in mitochondrial matrix. ठीक है, this reaction कितने बार होगा, this reaction occur twice, this reaction occur twice per glucose molecule। एक ग्लूकोज के लिए 2 बार होगा ये रिएक्शन। अब क्यों होगा आपको मालूम है, क्यों होगा, मैं लिखूंगा एक बार लेकिन समझेंगे आप 2 बार। क्यों, पायरुविक एसिड कितने बने थे, 2 पायरुविक एसिड आर फॉर्म पर ग्लूकोज, राइट। सो 1 पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल CoA, और एक पायरुविक एसिड से और एक एसिटाइल CoA, कितने हो गए एसिटाइल CoA, 2 एसिटाइल CoA हो चुके हैं। दिस रिएक्शन ऑकर हाउ मेनी टाइम, ट्वाइस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 2 बार हो रहा है ये रिएक्शन, ठीक है। मतलब NaDH2 बना है यहां पर, अभी NaDH2 बना है, माइटोकॉन्ड्रिया में है अब, राइट। थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी देख लो, आगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए हेल्प होगा। दिस इज क्लियर। अब मैं बताया था आपको ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सीधे सीधे क्या हो रहा था, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन it is going either with alcohol formation or with lactic acid formation। और थोड़े से यहां पे याद रखो, क्रेब्स साइकिल कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर रेडी रहे आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप पढ़ लेना चाहिए पूरा। So mitochondria is common cell organelle for both plant cell and animal cell. It's common, and mitochondria is having outer membrane and inner membrane. 2 membrane है और दोनों membrane के बीच में एक space है। What do you call this space? Intermembrane space। आगे चैप्टर में ऐसा वर्ड आएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो आपको मालूम रहना चाहिए व्हाट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कितने मेम्ब्रेन ड्रॉ करना है, आप कितने ड्रॉ करें,
two membranes you have to draw, outer and inner. Which membrane is continuous, which membrane is discontinuous, which membrane is smooth, which membrane is not smooth. Outer membrane is continuous, smooth, whereas inner membrane is having several foldings, and these foldings of inner membrane are called cristae. Foldings of inner membrane are called cristae. इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्डिंग्स हैं क्रिस्टे बोलेंगे, क्रिस्टे बोलते हैं, यहीं लिख दीजिए, इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन. और एक बात यहां पे लिख लो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ब्रैकेट में हाई H plus concentration. That means intermembrane space is having very very high concentration of proton. Intermembrane space में प्रोटॉन का concentration बहुत हाई रहता, प्रोटॉन का concentration बहुत ज्यादा है. Suppose if you eat 10 glucose molecule, कितने 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर आप खाए हैं तो कितने क्रेब्स साइकिल होंगे? 10 ग्लूकोज से 20 एसिटाइल कोए बनेंगे, है क्या नहीं? 20 पायरुविक एसिड बनेंगे ना, और 20 पायरुविक एसिड से 20 एसिटाइल कोए होंगे, और 20 एसिटाइल कोए से 20 क्रेब्स साइकिल होंगे. मतलब एक आपको ये अंदाजा रहना चाहिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं. एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, तो 10 ग्लूकोज से 20 पायरुविक एसिड. दैट मीन्स ऑल दोस 20 क्रेब्स साइकिल आर ऑकरिंग हियर. यहां पर हो रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर. मैट्रिक्स इज द स्पेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स इज द स्पेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. वहां पर हो रहे हैं क्रेब्स साइकिल, एंड मैट्रिक्स इज हैविंग सर्कुलर डीएनए. मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए है. मैट्रिक्स इज हैविंग सर्कुलर डीएनए. और जो क्रिस्टे हैं, क्रिस्टे के ऊपर पार्टिकल्स हैं कुछ यहां पर. ये पार्टिकल्स को हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं. F0 F1 पार्टिकल्स. कुछ पार्टिकल्स हैं टेनिस रॉकेट शेप पार्टिकल्स, टेनिस रॉकेट शेप पार्टिकल्स. टेनिस गेम में जो रॉकेट यूज करते हैं उस शेप में कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं यहां पर. टेनिस रॉकेट शेप पार्टिकल्स हैं, F0 F1 पार्टिकल है. मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? क्रेब्स साइकिल हो रहा है. मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल. क्रिस्टे में क्या होने वाला है? ETS. व्हाट इज द ETS लोकेशन? ETS कहां होने वाला है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्रिस्टे में क्या होगा? ETS occurs. ETS occurs. और यहां मैट्रिक्स में क्या लिखूं बोलो? क्रेब्स साइकिल भी लिख देंगे, और कुछ लिखना है तो भी लिख देंगे. बोलो. लिंक रिएक्शन भी यहीं होने वाला है. लिंक रिएक्शन भी यहीं पे होने वाला है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया, as it is having its own DNA, mitochondria is having its own DNA, circular DNA. Therefore mitochondria should be called semi autonomous cell organelle. क्या बोलेंगे? semi autonomous cell organelle. Why it is called semi autonomous? Because it is having its own DNA. माइटोकॉन्ड्रिया में उसका खुद का डीएनए है, इसलिए मैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल बोलने वाला हूं. और इसके खुद के राइबोसोम भी हैं, 70S राइबोसोम. विच राइबोसोम?
70 यस राइबोसोम, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, विच टाइप ऑफ राइबोसोम इन माइटोकॉन्ड्रिया? 70 यस राइबोसोम. Why mitochondria is called semi-autonomous? Because it is having its own DNA. इसका खुद का DNA है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा? Semi-autonomous cell organelle बोलेंगे. What is the location of ETS? क्रिस्टे. या तो क्रिस्टे ढूंढना ऑप्शन में, क्रिस्टे ना रहा तो क्या ढूंढेंगे हम? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढेंगे. Inner membrane of mitochondria or cristae, both are same, right? Where electron transport system occur? Cristae or inner membrane of mitochondria. Next, अब देखो, ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बने थे? 2 पायरुविक एसिड बने थे. ये रिएक्शन कहां पर हुआ था बोलो? दिस रिएक्शन ऑकर इन साइटोप्लाज्म, आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. क्या बना था बोलो? 2 ATP और क्या बना था? 2 NADH2. और ये लाइन के नीचे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है. बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं थ्रू दिस डायग्राम. साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया लाइन के नीचे है, तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा. अब नाउ इट कम्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, इट फॉर्म एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए. पायरुविक एसिड हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन कंपाउंड एंड एसिटाइल कोए इज 2 कार्बन कंपाउंड. ये 3 कार्बन, ये 2 कार्बन. तो कुछ ना कुछ हुआ होगा यहां पे, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ होगा. अब एग्जाम में स्टेटमेंट आ रहा है, इन ग्लाइकोलाइसिस डी कार्बोक्सिलेशन आकर, बोल के आया स्टेटमेंट. राइट और रॉन्ग? हाँ, कैसे हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस में डी कार्बोक्सिलेशन? ग्लूकोज में 6 कार्बन, इसमें पायरुविक एसिड में 3 कार्बन गए, इसमें 3 कार्बन गए, 6 कार्बन यहीं पे है. और कहां पे लॉस हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ ग्लाइकोलाइसिस में. स्टेटमेंट रॉन्ग. लिंक रिएक्शन इन्वॉल्व डीकार्बोक्सिलेशन, यस. और ये NADH2. तो ये रिएक्शन को मैं क्या बोलने वाला हूं बोलो? क्या बोलने वाला हूं मैं? लिंक रिएक्शन बोलने वाला हूं इसको. अब लिंक रिएक्शन के बाद शुरू हो रहा है क्रेब्स साइकिल. ये क्रेब्स साइकिल और एक क्रेब्स साइकिल. कुछ बच्चे क्या करते हैं, पायरुविक एसिड से स्टार्ट कर देते हैं क्रेब्स साइकिल. वेदर पायरुविक एसिड इज कमिंग अंडर क्रेब्स साइकिल. पायरुविक एसिड कैसा आता क्रेब्स साइकिल में? पायरुविक एसिड तो ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है, एंड प्रोडक्ट है ना ग्लाइकोलाइसिस का. तो एक क्रेब्स साइकिल में क्या होता बोलो? एक क्रेब्स साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होते हैं. कितने ने? 2 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस इन 1 क्रेब्स साइकिल. 2 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस इन 1 क्रेब्स साइकिल. अब एग्जाम में पूछा, फ्रॉम 1 पायरुवेट हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस? फ्रॉम 1 पायरुवेट हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस? जितना पूछा उतना आंसर देना. पायरुवेट बोलते हैं, यहां से शुरू करूं मैं, 1 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस इधर, 2 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस इधर. क्रेब्स साइकिल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड लॉस? 2 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस. क्रेब्स साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस. पर ग्लूकोज हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस इन क्रेब्स साइकिल? गलत. फ्रॉम 1 ग्लूकोज हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस इन क्रेब्स साइकिल? 6. कौन बोल रहे हैं वो? मैं पूछा पर ग्लूकोज हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस इन क्रेब्स साइकिल.
क्रेब्स साइकिल ही पूछ रहा हूं मैं, पाइरुवेट नहीं पूछ रहा हूं मैं। ग्लूकोज से शुरू करो, क्रेब्स साइकिल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होंगे पर ग्लूकोज? 4। पर पाइरुवेट हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस? पर पाइरुवेट 3 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस। पर एसिटाइल को 2 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस। 2 एसिटाइल को 4 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस। 1 क्रेब्स साइकिल 2 कार्बन डाइऑक्साइड। 1 ग्लूकोज टोटल कार्बन डाइऑक्साइड लॉस इन क्रेब्स साइकिल। फिर 6 बोल रहे हैं देखो। पर ग्लूकोज हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस इन क्रेब्स साइकिल, इतना ही पूछ रहा हूं मैं। 4 बोलना है। पर ग्लूकोज टोटल हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड लॉस, तब बोलो ना 6। और यहां पर देखो 3 NaDH2 बनेंगे और एक FADH2 बनेगा और एक GTP बनेगा। यहां पर भी 3 NaDH2, एक FADH2 और एक GTP। ये क्रेब्स साइकिल हैं दोनों भी, क्रेब्स साइकिल हैं दोनों। ये लिख दीजिए यहां पर क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये 2 क्रेब्स साइकिल हैं। एक क्रेब्स साइकिल में क्या क्या बनेगा? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ 1 क्रेब्स साइकिल? 3 NaDH2, 1 FADH2, 1 GTP। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, एक NaDH2 से 3 ATP बनते हैं। 1 NaDH2, 3 ATP बता चुका हूं मैं। 1 FADH2, 2 ATP। आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलना जरूरी है। 1 NaDH2 इज इक्वल टू हाउ मेनी ATP? 3 ATP। 1 FADH2, 2 ATP। आप बोलेंगे GTP का क्यों नहीं लिख रहे? GTP is directly equal to ATP, not undergoing electron transport system. ठीक है। ETS, who is undergoing ETS? NaDH2, FADH2 enters in ETS. GTP do not enter. GTP enter नहीं होगा। GTP is not entering. समझ रहे हैं? GTP is not a part of electron transport system because GTP is directly equal to ATP. और यहां पर देख लो आप, टोटल हाउ मेनी NaDH2 formed? ये 2 NaDH2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 NaDH2 टोटली। टोटली कितने NaDH2? 10। अब एग्जाम में क्वेश्चन बदल दिया वो, टोटल हाउ मेनी NaDH2 आर फॉर्म पर ग्लूकोज इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। अभी भी 10 लगा के आ रहे हैं बच्चे, गया ना क्वेश्चन। साइटोप्लाज्म में सिर्फ 2 NaDH2 बने थे, बाकी के सारे NaDH2 माइटोकॉन्ड्रिया में बने थे। अभी 8 लेना है कि 6 लेना है कि 2 NaDH2 लेना है कि, दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। हाउ मेनी NaDH2 इन साइटोप्लाज्म? 2 NaDH2। हाउ मेनी NaDH2 टोटली फॉर्म पर ग्लूकोज? 10। हाउ मेनी NaDH2 फॉर्म्ड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया? 8. How many NaDH2 are formed in Krebs cycle per glucose? In Krebs cycle per glucose. In Krebs cycle per glucose. मतलब पर ग्लूकोज के 2 Krebs cycle। तो सिर्फ Krebs cycle का बोलना तो 3 NaDH2 या 6 NaDH2, 6 NaDH2 पर ग्लूकोज 2 Krebs cycle, 6 NaDH2। 2 Krebs cycle, 6 NaDH2 ना, राइट? मतलब सारे क्वेश्चन कहां हैं? ये फ्लो चार्ट में है सारे क्वेश्चन। इसको 4 टाइम भी लिखे तो कम है, 5 टाइम भी लिखे तो कम है, लेकिन अंदर से इंट्यूशंस आते रहते हैं आपको।
एक बार भी मत लिखो, कितना आसान है। ऐसा आते रहते, लेकिन वो एग्जाम में जब क्वेश्चंस रॉन्ग होते ना, बहुत अफसोस होता। तो इसको कम से कम आप 2 बार प्रैक्टिस करना, 2 बार प्रैक्टिस करना, और लिखते हुआ सोचना क्या हो रहा है यहाँ पर। ऑफ कोर्स बहुत आसान है। अब मैं आपको कल जो है क्रेब्स साइकिल की बात करूंगा, सिर्फ क्रेब्स साइकिल, हाउ इट हैपेंस, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस यहां तक कंप्लीट कर लेके आइए, ग्लाइकोलाइसिस भी रिवाइज कर लेना है, ये फ्लो चार्ट। थैंक यू।